नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी से। लालकृष्ण आडवाणी के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन नाराजगी दूर नहीं हुई है। पार्टी ने उनके लिए गांधीनगर सीट फाइनल की है, जबकि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल रात से ही उन्हें मनाने का दौर चल रहा है। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने आज सुबह आडवाणी से फोन पर बात की। आडवाणी से कहा गया कि ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। इसके बाद से आडवाणी थोड़े नर्म हुए हैं। हालांकि अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक संघ ने आडवाणी को अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा है कि लड़ना है तो गांधीनगर से लड़ने, वरना रहने दें। अखबार के मुताबिक आडवाणी को कहा गया है कि उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला मानना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के एक नेता ने आडवाणी को गांधीनगर के साथ साथ भोपाल से भी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। आज आडवाणी से मुलाकात करने गए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। सुबह से ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आडवाणी के घर आने और मनाने का सिलसिला चल रहा है। अब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी उनसे मुलाकात करने वाले हैं। चेन्नई से लौटते ही राजनाथ आडवाणी से मिलने जाएंगे। नाराज आडवाणी को मनाने के लिए आज खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने उनसे गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ने की गुजारिश की। मोदी आडवाणी से मिलकर निकले तो सुषमा स्वराज आडवाणी से मिलने पहुंची। सुषमा स्वराज काफी देर तक आडवाणी के पास रुकी और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। जब सुषमा आडवाणी के घर पर थी, तभी वेंकैया नायडू भी वहां पहुंचे। वेंकैया नायडू ने आडवाणी से मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी से गुजारिश की गई है कि ऐसा कुछ न करें कि पार्टी को नुकसान हो। मोदी, सुषमा, वेंकैया नायडू के बाद अरुण जेटली भी लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। आडवाणी के घर पहुंचकर अरुण जेटली ने उन्हें समझाया बुझाया। दरअसल आडवाणी भीतरघात के डर से गांधीनगर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन कल चुनाव समिति ने उनके लिए गांधीनगर सीट तय की तो वो नाराज हो गए। नाराज आडवाणी को कल रात भी मनाने का दौर चला। चुनाव समिति की बैठक के बाद सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी आडवाणी से मिलने पहुंचे, लेकिन आडवाणी ने उन्हें कहा कि वो राजनाथ सिंह को पहले ही बता चुके थे कि भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आडवाणी ने कल रात सुषमा और गडकरी से कहा कि मेरे लिए 2 राज्यों से चुनाव लड़ने का ऑफर आया था और मेरी इच्छा का भी सम्मान होना चाहिए था और ये मुझ पर छोड़ना चाहिए था कि मैं किस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता हूं। आडवाणी की नाराजगी के बीच कल नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। 2 घंटे तक चली इस बातचीत में मोदी ने संघ प्रमुख के सामने आडवाणी की टिकट को लेकर अपना पक्ष रखा। खबर है कि भागवत से मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा। मोदी ने मोहन भागवत से कोई बीच का रास्ता निकालने का भी आग्रह किया, जिससे बात यही समझ आए। मोदी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी को लेकर गलत मैसेज जाएगा। आडवाणी की नाराजगी पर कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि बीजेपी में एक तंत्र स्थापित हो गया है और वहीं मोदी के अलावा किसी की नहीं चलती। जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मना रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे, तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी में आग लगी हुई है और आपस में ही लड़कर सांप्रदायिक ताकतों का नाश हो जाएगा। ये बिल्कुल आग लगा हुआ उनके पार्टी में, आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं सांप्रदायिक फोर्सेस। ये तो उनके घर का, हम लोग उसमें क्या बोले बताओ। हमारी क्या चिंता है उनसे, उनका नाश तो होना ही है सबका। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए हैं। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिससे वो भड़क उठे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चिन्मयानंद भी नाराज हो गए हैं। चिन्मयानंद जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जताई है। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। चेतन चौहान अमरोहा से टिकट चाहते हैं, लेकिन अभी तक अमरोहा सीट पर बीजेपी ने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है।
उधर कल ही नरेंद्र मोदी की दूसरी सीट का भी ऐलान कर दिया गया। वाराणसी के साथ साथ वो गुजरात के वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाँ करे तो वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हार का डर है, इसलिए वो वाराणसी के साथ साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो दो जगहों से लड़ने की बेचैनी क्यों है। नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। हालांकि खबर ये भी है कि वाराणसी में मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय ने भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। मोदी और आडवाणी के अलावा बीजेपी ने कल 67 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए जगदम्बिका पाल को डुमरियागंज से, हेमा मालिनी को मथुरा, राज्यवर्धन राठौर को जयपुर ग्रामीण से मैदान में उतारा गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित को बीजेपी ने नंदुरबार से टिकट दिया है। बीजेपी में शामिल होते ही हिना को पार्टी ने तोहफा दिया है। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह के करीबी सतीश गौतम को टिकट दिए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का पुतला फूंका और जमकर हंगामा भी मचाया। राजस्थान के सीकर से स्वामी सुभेदानंद को बीजेपी का टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर सुभेदानंद का विरोध किया और पार्टी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो यवतमाल पहुंचेंगे। यहां से वो गांधी आश्रम सेवाग्राम जाएंगे। साथ ही वर्धा में उनकी जन चेतना सभा भी होनी है। मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण आज यवतमाल में होना है। वो यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। ओलावृष्टि से इस इलाके में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर मोदी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ की 32 जगहों पर भी किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। चौपाल शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक हो सकती है। बैठक में लोकसभा सीटों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि वाराणसी से मोदी के खिलाफ कौन प्रत्याशी होगा। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर मोहर भी लगा दी है। साफ सुथरी छवि वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। बिहार की गोपालगंज सीट से जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबर है कि कांग्रेस पूर्णमासी राम को वाल्मीकि नगर सीट से टिकट दे सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यूपी के हमीरपुर से आए कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। ये कार्यकर्ता हमीरपुर से अतुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने गुड़गांव में रोड शो किया। पार्टी ने उन्हें गुड़गांव से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। गुड़गांव में योगेंद्र का बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राव धर्मपाल से मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज यूपी के मुजफ्फरनगर में रोड शो करेंगे। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह भी होंगे। 21 मार्च को केजरीवाल मेरठ भी जाएंगे। 25 मार्च को वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए 1100 रुपए खर्च करने होंगे। 1100 रुपए में आने जाने का खर्चा भी शामिल होगा। ये रैली पहले 23 मार्च को होने वाली थी, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से अब रैली 25 मार्च को रखी गई है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने 19 कैंडिडेट्स की अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने पटना साहिब से परवीन अमानुल्लाह को टिकट दिया है। परवीन जेडीयू छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई है। पटना साहिब से वो बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगी। आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिरलान को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पहले इस सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद महेंद्र सिंह ने टिकट लौटा दिया था। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट से ओंकार दास मानिकपुरी यानी कि फिल्म पीपली लाइव के नत्था को उतार सकती है। दुर्ग से सरोज पांडे बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ नत्था को उतारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है।
बीएसपी मुखिया मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सर्वजन का नारा बुलंद करते हुए मायावती ने 15 सीटों पर पिछड़े वर्ग के लोगों को, जबकि 19 पर मुस्लिम, 21 पर ब्राह्मण और 8 क्षत्रिय कैंडिडेट उतारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने मोदी और मुलायम पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच गुपचुप सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पार्टी ने यूपी की 80 में से 78 सीटों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। भले ही समाजवादी पार्टी ने सोनिया राहुल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पीलीभीत में मेनका के खिलाफ बुद्धसेन वर्मा और सुल्तानपुर में वरुण के खिलाफ शकील अहमद खान को टिकट दिया गया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को उतारा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट पर एसपी की तरफ से अशोक वाजपेयी चुनौती देंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद सीट से एसपी ने सुधन रावत को टिकट दिया है, जो कि कांग्रेस के राज बब्बर, आम आदमी पार्टी के शाजिया अलमी बीजेपी के वीके सिंह को चुनौती देंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में नरेंद्र भाटी बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा से दो हाथ करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम के धुर विरोधी और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ गोंडा से नंदिता शुक्ला को खड़ा किया है। श्रावस्ती से बाहुबली नेता अतीक अहमद को टिकट दिया है। रेवती रमन सिंह को इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने टिकट बांटने में परिवार का पूरा ख्याल रखा। मैनपुरी और आजमगढ़ में वो खुद लड़ेंगे। बहू डिंपल यादव को फिर से कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया है, जो एक भतीजे धर्मेंद्र यादव को बदायूं से और दूसरे भतीजे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया गया है। बीजेपी नेता और यूपी की झांसी से उम्मीदवार उमा भारती के खिलाफ आचार संहिता का मामला सामने आया है। उमा ने यहां एक मंदिर में सभा की, जिसमें लोगों को खाना भी परोसा गया था। प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपनी जेठानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान मेनका ने कहा कि सोनिया दहेज में एक पैसा भी नहीं लेकर आई थी, तो इतनी अमीर कैसे बन गई। मैं पूछती हूँ, दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई थी, तो ये अगर दुनिया में 6 नंबर पर सबसे अमीर औरत है तो कहाँ से पैसा आया। सोनिया गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए मेनका गांधी ने पूछा कि विदेश से आई सोनिया गांधी ने ऐसा क्या किया कि आज दुनिया में 6 नंबर की सबसे अमीर महिला बन गई। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का कहना है कि कांग्रेस की अध्यक्षा जो विदेश से आई थी और जिसको देश ने इतना प्यार दिया और गले से लगा करके इतनी छूट दी, आज दुनिया में 6 नंबर पर सबसे अमीर औरत है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के पास जो पैसा है वो सरकारी योजनाओं की लूट से जुटाया गया है। स्कूलों से, सड़कों से, बिजली से, हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों के भविष्य से, यही पैसा गया है ना लूट में। और कहां से आता ये पैसा। काफिले पर हुए हमले के चलते हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गई। किरण नारनौल में एक जनसभा के लिए आई थी, तभी उन पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। घायल किरण को गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के चुनाव प्रचार के लिए आई हुई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें किरण को सिर के पीछे चोट लगी। नारनौल में शुरुआती जांच के बाद उन्हें गुड़गांव रेफर कर दिया गया। मंत्री किरण चौधरी पर पथराव के विरोध में भिवानी में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे समर्थकों ने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग भी की। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। नरेश ने कहा है कि आईएएस, आईपीएस और सेना के अधिकारियों को रिटायरमेंट से 10 साल तक राजनीति में आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर ने आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव मोदी के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। हम कंप्लेंट ये करने गए थे कि योगेंद्र यादव ने अगर लड़ाई लड़नी है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, जरूर लड़ें। एक, झूठ मत बोले। दूसरा, कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स मत खेलें। समाजसेवी मधुकेश्वर इंडियन यूथ फॉर मुस्लिम के प्रेसिडेंट मुफ्ती आजाद और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से मिली थी। मधु ने कहा कि मोदी के नाम पर योगेंद्र यादव लोगों को डराने की कोशिश में है।
तो ये जैसा मैंने कहा था कि ये जाके आग से खेल रहे हैं, पर हमारे भाई ने कहा ये आग से खेल नहीं रहे हैं, ये आग जला रहे हैं। जहाँ आग है नहीं है वहाँ जाके ये आग जला रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा सौंपा। इंडियन यूथ फॉर मुस्लिम के डॉक्टर मिद्दत हुसैन ने कहा कि हम वोट बैंक नहीं हैं जो हमारा इस्तेमाल किया जाता रहे। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। टंडा में वो पूर्व सैनिकों से मिले और उनकी बातें सुनी, साथ ही इन्हें राहुल ने संबोधित भी किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, साथ ही नॉर्थ बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री किरण खेर जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से लगी हैं। इसी सिलसिले में वो गुरुद्वारे पहुंची और यहां माथा टेका। यहां वो लोगों से भी मिली और वोट की अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद की घोषणा की है। कैबिनेट इसके लिए 4000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के मामले में सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। चारों दोषियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा। जिन 4 लोगों को दोषी पाया गया है उनके नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान है। इन पर गैंगरेप के 2 मामले हैं। पहला पिछले साल 22 अगस्त को एक फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप का है और दूसरा 18 साल की एक टेलीफोन ऑपरेटर से 31 जून को हुए गैंगरेप से जुड़ा है। शक्ति मिल गैंगरेप केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला को न्याय मिला है। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट में अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को निचली अदालत से मिली मोहर के खिलाफ जकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। मशहूर लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का आज निधन हो गया। 2 फरवरी 1915 को जन्मे पद्म विभूषण से सम्मानित खुशवंत सिंह 99 साल के थे। मशहूर पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। एक पत्रकार, स्तंभकार और एक बेबाक लेखक के रूप में खुशवंत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान मिले। 1980 से 1986 तक वे राज्यसभा सदस्य भी रहे। हवाई उड़ान के दौरान प्लेन में डांस करना स्पाइस जेट के क्रू मेंबर को महंगा पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद डीजीसीए ने नोटिस भेजा और फिर स्पाइस जेट कंपनी ने इस उड़ान में शामिल रहे 2 पायलटों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल फ्लाइट में केबिन क्रू के डांस करने पर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस भेजा है और पूछा कि आखिर यात्रियों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए स्पाइस जेट का लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। 15 दिनों में इसका जवाब मांगा गया है। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा स्पाइस जेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि विदेश में यात्रियों के मनोरंजन के लिए केबिन क्रू इस तरह से सरप्राइज देते हैं। दरअसल होली के मौके पर स्पाइस जेट की गोवा बेंगलुरु फ्लाइट में एयर होस्टेस और केबिन क्रू ने खूब मस्ती की थी और नाचे झूमे थे। करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बवाल मच गया। जमीन से करीब 35,000 फीट ऊपर स्पाइस जेट की फ्लाइट में बलम पिचकारी का गाना बज रहा था और एक के बाद एक कई एयर होस्टेस नाच झूम रही थीं। केबिन क्रू भी मस्ती में डूबे हुए थे और कैमरे से फोटो खींच रहे थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सोलर वाटर बॉयलर में ब्लास्ट होने से सनसनी मच गई। धमाका इतना तेज था कि 50 मीटर के दायरे में आने वाले कई घरों के शीशे टूट गए। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। बिहार के हाजीपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे में स्कूली बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। यूपी के बिजनौर में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। दिल्ली के रोहिणी में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी JS बिंद मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर है। पीड़ित छात्रा और आरोपी अफसर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। 9वीं क्लास की छात्रा का आरोप है कि JS बिंद ने होली के दिन उसके साथ छेड़छाड़ की और किसी तरह बिंद के चंगुल से छूटकर वो भाग पाई। लड़की के पिता ने मामले के जानकारी के बाद पुलिस में शिकायत की। मध्य प्रदेश के रायसेन में 22 साल की एक महिला से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सांची थाना इलाके की है। आरोपी गांव का ही एक शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक डंपर ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों छात्र 10वीं की परीक्षा देकर आ रहे थे, तभी डंपर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और रोड पर जाम भी लगा दिया। पुलिस ने लोगों को किसी तरह से शांत करके जाम खुलवाया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला मंदिर के पास जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। एहतियातन मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। साथ ही आसपास अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आग तिरुमला मंदिर के पास जंगल में लगी थी और देखते ही देखते आग की लपटों ने कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरे अभ्यास मैच में इंग्लैंड को 20 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 179 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 158 रन ही बना पाई। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली और सुरेश रैना। विराट कोहली ने 74 रन की नाबाद और जिताऊ पारी के लिए केवल 48 गेंदों में 8 चौके की मदद से कोहली ने ताबड़तोड़ 74 रन बटोर लिए। कोहली ने अपना अर्धशतक 38 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। कोहली के अलावा सुरेश रैना ने भी शानदार अर्धशतक लगाया। रैना ने 31 गेंदों का सामना कर 54 रन बनाया। इस पारी में रैना ने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। पारी के 15 ओवर में रैना ने 3 चौके और 1 छक्का मारा। भारत के 179 रन के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड टीम की अच्छी शुरुआत रही। माइकल लम्ब ने 36, मोइन अली ने 46 और जॉस बटलर ने 30 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन धीरे धीरे रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता गया और 20 रन से इंग्लैंड हार गया। 21 मार्च को पाकिस्तान से होने वाले मैच से पहले अभ्यास मैच में हुई जीत भारत के लिए जरूरी भी थी। टीम इंडिया अपने पहले अभ्यास मैच में श्रीलंका के हाथों हार चुकी थी। ऐसे में इंग्लैंड को दूसरे अभ्यास मैच में हराने से टीम का मनोबल बढ़ा है। IPL 7 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच 16 अप्रैल को अबू धाबी में होगा। इस बार IPL के शुरुआती मैच देश के बाहर UAE में खेले जाने हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी शहर जलालाबाद में तालिबान ने एक पुलिस थाने और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। लापता मलेशियाई विमान MH370 की तलाश में जुटे खोजी दल को दक्षिण हिंद महासागर में मलबा दिखा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी जानकारी दी। ये जानकारी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों की जांच के आधार पर सार्वजनिक की गई है। सैटेलाइट इमेज में दिख रही इस चीज को MH370 का मलबा बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के 3 विमान मलबे की जांच के लिए लोकेशन की ओर रवाना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जानकारी मलेशिया सरकार को दे दी है। क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव गहराता जा रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। वहीं क्रीमिया में यूक्रेन की जो आर्मी है उसे भी बुलाने की तैयारी चल रही है। ओसामा बिन लादेन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से खबर है कि ISI के पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा और हाफिज सईद ओसामा के अब्दाबाद वाले ठिकाने के बारे में जानते थे। अभिनेता जैकी भगनानी अपनी आने वाली फिल्म यंगिस्तान के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वो मुंबई में दिल दोस्ती डांस के सेट पर पहुंचे और जमकर मस्ती की। फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्मी फ्राइडे पर कल कॉमेडी के तड़के वाली फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट रिलीज हो रही है। फिल्म में भूतों की कहानी है, लेकिन ये भूत डराएंगे नहीं बल्कि हंसाएंगे।